नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों ये यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास का मिसलेनियस वन लाइनर वीडियो है। दोस्तों ये जो है मिसलेनियस है, ठीक। अगर टॉपिक वाइज मैं बाद में डालूँगा यहाँ पर। और इसके साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा ज़रूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने वीडियो बनाया है वन लाइनर है और लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आयोग में एग्ज़ाम्स में, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके साथ में एक चीज़ और है कि जैसे क्वेश्चन आए हुए तो उसके आसपास के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उससे रिलेटेड वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, तो उसको भी ध्यान से पढ़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, ठीक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि वह शासक जिसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास स्थापित किए अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मस्कट, अदन, जेद्दा और मूज आदि में, वो है टीपू सुल्तान। तो देखिए, एक शासक था भारतीय मैसूर राज्य का, और उसने जो है कुछ जगहों पर आधुनिक श्रेणी के, आधुनिक स्तर के जो है वो आपके दूतावास स्थापित किए अपने अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो वो टीपू सुल्तान है। किन किन देशों में किए? तो मस्कट, अदन, जेद्दा और मूज वगैरह में किए, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि वह शासक जो मैसूर का था, जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जिसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसकी मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में हुई, वो व्यक्ति था टीपू सुल्तान, ठीक। याद रखिएगा। देखिए, इसमें कुछ फैक्ट एक साथ आ गए हैं, मैंने उनको कंसाइज करके एक साथ जोड़ने की कोशिश करी है। देखिए, मैसूर का शासक था, ठीक। श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी टीपू सुल्तान की, बादशाह या पातशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो 1799 में हुआ था उसमें इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक, टीपू सुल्तान की। ये तो 3-4 फैक्ट हैं, एक साथ मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको दिया है, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, माँ फखरुन्निसा। टीपू का जन्म 17 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली शाह टीपू था, ठीक। तो देखिए, पिता जो थे वो आपके हैदर अली थे टीपू सुल्तान के। इसके साथ में माँ फखरुन्निसा थी। और टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में नवंबर 17 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। और टीपू का पूरा नाम क्या था? तो टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली शाह टीपू था, ठीक। याद रखिएगा, ये सवाल है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि काकोरी षड्यंत्र कांड में जो फांसी की सज़ा से बच गए थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। पुलिस की गिरफ्तारी से ये बच गए थे और इन पर ट्रायल नहीं हो सका था, इस कारण से ये इनको फांसी नहीं लगी थी, ठीक। याद रखिएगा, इनको मृत्युदंड नहीं प्राप्त हो पाया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो बच गए थे काकोरी षड्यंत्र कांड में से सज़ा पाने से। इसके साथ में अगला पॉइंट है दोस्तों कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, ध्यान रखिएगा। लखनऊ के पास में एक जगह है, सरकारी ट्रेन से खजाना लूट लिया गया था, ठीक। और इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। HRA के सदस्यों की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों की इसमें प्रमुख भूमिका थी, ठीक। और जिसके कारण से कुछ लोगों को फांसी दी गई थी और बहुत सारे लोगों को इसमें अन्य सजाएं दी गई थी, ठीक। तो अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे? काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, शचीन्द्र सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक। याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा सचिंद्र नाथ बख्शी भी थे, सचिंद्र नाथ बख्शी भी थे। देखिए, इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग शामिल थे पूरा इस काकोरी कांड में। तो उसमें जो प्रमुख नाम हैं वो ये हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें देखिए, काकोरी कांड में मृत्युदंड किसे मिला था? तो मृत्युदंड प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठाकुर रोशन सिंह जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे और अशफाकुल्ला खां साहब थे, ठीक। तो इनको मृत्युदंड उस टाइम की ब्रिटिश सरकार ने दिया था, ठीक। ये काकोरी कांड में मृत्युदंड पाने वाले व्यक्ति थे। फिर अगला पॉइंट दोस्तों क्या है
अगला पॉइंट है कि काकोरी कांड में जिन्हें आजीवन कारावास या काला पानी की सजा मिली थी। तो काकोरी कांड में आजीवन कारावास या काला पानी की सजा किसे मिली थी? सचिंद्र नाथ सान्याल को और सचिंद्र नाथ बख्शी को। ठीक, तो इन दोनों को मिली थी। ये जो थे इन्होंने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को दे दी थी और जिसके कारण से इनको मृत्युदंड इनका जो था वो उम्र कैद में बदल दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा कि तो ये सचिंद्र नाथ बख्शी का नाम याद रखिएगा। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुई थी। कब हुई थी? 17 फरवरी 1931 को 1931 को। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़े थे। ठीक है, उनके शरीर को पुलिस जो है जिंदा पकड़ भी नहीं पाई थी और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई थी। ठीक है, जिसमें उनका देहावसान हुआ था। ठीक, उनकी डेथ हो गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि काकोरी कांड में जिस ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया था उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। ठीक है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर वो ट्रेन थी जिससे काकोरी कांड के समय में खजाना लूटा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि काकोरी कांड में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था वो कौन सी पिस्तौल थी? जर्मन माउजर पिस्तौल थी। ठीक है, तो जर्मन माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। इसकी जो बट थी वो लकड़ी की होती थी और जो है वो जो आगे की नली होती थी वो आपकी राइफल सदृश भी प्रयोग हो सकती थी। ठीक है, तो ये जर्मन माउजर पिस्तौल थी। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें काकोरी कांड में जिस संगठन के सदस्यों की मुख्य भूमिका रही और लगभग 10 सदस्यों ने इसे अंजाम दिया, वो किस संगठन के थे? वो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, HRA के। तो कमेंट करके बताइएगा कि HRA की स्थापना किसने करी थी। ठीक, HRA की स्थापना किसने करी थी? और HRA से पूर्व जो क्रांतिकारी संगठन था जिसके सदस्य जो है HRA में आ गए थे, बाद में HRA में शामिल हो गए थे, ये जो है उसके पूर्व का एसोसिएशन या उसके पूर्व का संगठन कौन सा था? ठीक है, उसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? ये कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसमें काकोरी कांड में बहुत सारे लोग शामिल थे। ठीक है, लेकिन HRA के 10 सदस्य थे। ठीक है, HRA एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन था, तो इस कारण से जो है इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। 10 लगभग सदस्य जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के इसमें शामिल थे। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, वे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने भाग लिया था, ठीक, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 12 सितंबर 1930 को लंदन में। ठीक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 7 सितंबर 1931 को लंदन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को लंदन में। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय कौन थे? तो देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश समय के अंग्रेज भी थे। ठीक, इसके साथ में राजा महाराजा भी थे, रजवाड़े उस टाइम स्टेट्स हुआ करती थी, उनके लोग भी थे। ठीक है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भाग लेती थी। तो जो प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने उस टाइम के तत्कालीन समय के प्रमुख भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम में कौन था? अम्बेडकर थे। ठीक है, ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ पे। तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक, तेज बहादुर सप्रू थे। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आगे जो मुस्लिम नेम है वो आपको उसमें वो मुस्लिम लीग का सपोर्ट कर रहे थे, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली आगा खां, ठीक है, मोहम्मद अली जौहर, ये सब जो थे। ठीक है, तो ये सब भी थे। इसके साथ में BS मुंजे जो थे वो हिंदू महासभा का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें से कुछ प्रमुख नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय गांधी जी थे, अम्बेडकर जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी, घनश्याम दास बिरला थे और मोहम्मद इकबाल थे। ठीक, याद रखिएगा। तो
पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, अधिकतर जो कांग्रेस के नेता थे वो जेल में बंद थे। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में क्या हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से सिर्फ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के साथ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि जो है वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक, याद रखिएगा, गांधी जी और सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय कौन थे। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर थे, मोहम्मद इकबाल, एम आर जयकर, तेज बहादुर सप्रू, ठीक, और एम एन जोशी। ठीक, तो ये लोग आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने भाग लिया था। ठीक, चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। तो ये शुरू किया था चंपारण से। ठीक है, चंपारण से शुरू किया था पहला सफल सत्याग्रह। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसमें कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया कब, 1917 में, 1917 में शुरू किया गया। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब लौटे थे वापस, जुलाई 1914 में लौटे थे। ठीक, 1914 में इंडिया वापस लौटे थे। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद में महात्मा गांधी को महात्मा कहा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, महादेव देसाई थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, उनके पिताजी जो है ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ठीक, उस टाइम के बिहार के क्षेत्र के बहुत जाने माने बड़े वकीलों में से एक थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब सहयोगी थे गांधी जी के तत्कालीन समय चंपारण आंदोलन में। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, चंपारण आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उन्हें का मतलब गांधी जी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे गांधी जी, उन्हें मनाने वाले व्यक्ति कौन थे, गांधी जी को मनाने वाले व्यक्ति कौन थे। चंपारण आंदोलन की शुरुआत के लिए गांधी जी को किसने मनाया था, वो मनाया था राजकुमार शुक्ल ने। देखिए राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण के एक बड़े किसान थे। चंपारण का जो क्षेत्र है वो नेपाल क्षेत्र से लगा हुआ तत्काल समय में और पश्चिमोत्तर क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पे नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण से ये और काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था कर वगैरह के माध्यम से। तो इस कारण से राजकुमार शुक्ल से ये सहा नहीं गया और कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद और इसके साथ में थोड़ा अपने जिद्दी स्वभाव के कारण से बार बार जो है गांधी जी से मिले ये, और इसके साथ में उन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया कि वो इसके लिए जो है तैयार हों और मूवमेंट को लीड करें। ठीक है, तो किसने स्टार्ट करवाया था गांधी जी से ये काम, ये राजकुमार शुक्ल ने स्टार्ट कराया था। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया, जिनके समर्थन में किया था, वो थे नील किसानों के समर्थन में। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन जो है वो गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में किया था। ठीक, उस टाइम में क्या होता था, नील की खेती करने के लिए बात किया जाता था। जितना भी खेत होता था, लगभग 1 बीघा अगर खेत है तो उसके एक तीसरे हिस्से में जो है आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। तो 1/3 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। ये किसान नहीं भी करना चाहते थे तो अंग्रेज उनको प्रताड़ित करते थे। इस कारण से ये 3 कठिया इसे कहा जाता था 1/3 हिस्से में। ठीक है, इसलिए इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता था। तो इससे त्रस्त हुआ था। इसके पहले 5 हिस्से में करनी होती थी। तो बाद में अंग्रेज सरकार ने तत्काल समय में इसको बदला था और उसके बाद में जो है 3 हिस्से में कर दिया था, 1/3 हिस्से में कर दिया था। तो अब हुआ क्या बाद में कि हुआ ये कि इससे भी उनको फसल नहीं प्राप्त हो पाती थी, अपने खाने के लिए भी खाद्यान्न नहीं प्राप्त हो पाता था और बहुत सारी समस्याओं का सामना अन्य करना पड़ता। तो इसके कारण से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से प्रार्थना करी कि वो इस तरीके की बात को उठाएं और अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है वो मूवमेंट शुरू करें। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। तो नील की खेती से संबंधित है 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, तो अगला यही पॉइंट है, 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि
दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में 1910 में निर्मित गांधी जी के पहले आश्रम का नाम क्या था? टॉलस्टॉय फॉर्म था। तो गांधी जी ने 1910 में वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो आश्रम निर्मित किया था वो था टॉलस्टॉय फॉर्म। गांधी जी ने वहाँ पे इंडियंस के खिलाफ जो अंग्रेज भेदभाव करते थे उससे संबंधित होकर के वहाँ पे अपना आंदोलन शुरू किया था। तो टॉलस्टॉय फॉर्म उनके पहले ही कर्मस्थली थी, तो याद रखिएगा इसको। इसके साथ में अगला पॉइंट है कि इसमें हरिजन इंडिया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि पत्र पत्रिकाएं संपादित की गई थी। गांधी जी के द्वारा संपादित की गई थी। देखिए जो हरिजन था वो हरिजन गुजराती में और हिंदी में था। ठीक, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। ठीक, गांधी जी ने, याद रखिएगा। यंग इंडिया इंग्लिश में था यहाँ पे, और इसके साथ में नवजीवन जो है वो भी गुजराती और हिंदी में था, बाद में शुरू किया था गांधी जी ने। ठीक, तो ये आपका गांधी जी द्वारा संपादित कुछ पत्र पत्रिकाएं थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।